रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें 42 सेंटीमीटर जो है हमारा जो सबसे पहला वाला जो सर्कल है, जैसे ये हमारा जो सर्कल है इसको मैं रेड पेन से कर लेता हूँ मार्क। ये हमारा सबसे पहले एक ओरिजिनल सर्कल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एक ओरिजिनल सर्कल है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है पहले कि अगर हमारे पास ये एक सीधी लाइन है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल ओरिजिन पे होगा। यानी अगर ये 42 सेंटीमीटर है तो यानी कि 21 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केवल इस डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर कट। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहला सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें मैंने 2 सर्कल बना लिए छोटे छोटे। पूरा क्वेश्चन जो है एक लाइन में समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एक बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है टोटल जो है 56 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वैल्यू है वो है 56 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइन बना देंगे, यू लाइन बना देंगे, ठीक है। ये लाइन हमने बना दी और इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है बच्चे। अब ये जो अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद फिर एक सर्कुलर पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। तो ये वाला सर्कुलर पोर्शन जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि मास को अगर रिमूव कर दे तो सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होता है। आ रही बात समझ में। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि अब मैं इसको देखो अलग कलर्ड पेन से ले रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। इसको इस पेन से ले लो। तो इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है बेटा ये है 42 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 42 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ करेगा ना, यहाँ लाई करेगा ना, बताओ। ठीक, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, इसका ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या ले लूंगा, मैं इसको ले लूंगा O1। क्या ले लूंगा इसको, ये ले लूंगा O1, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस भी मेरे पास है, कहाँ से कहाँ तक है, इसका डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना है 21, है कि नहीं है। हाँ सर। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हमने इसको रिमूव किया, यानी जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और है कि जहाँ पे बहुत मास ज़्यादा होता है ना उसी तरफ सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जैसे इस जितना ये है ना उसके ही अंदाजन हमें एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसको मैं कह दूंगा O2। क्या बोलूँगा इसको, इसको O2 बोलूँगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, O2, ठीक। समझ रहे हो बात। हाँ सर। तो अब हमारे को क्या मिल गया, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। एक हमें मिल गया OO1 और एक हमें मिल गया OO2। तो ये जो OO2 है ना यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, OO1 जो था वो OO1 किसका था, ये मास जो हमने रिमूव मास किया, 1 का। तो उसको M1 ले लेंगे, तो उसको हम M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये M1 कौन सा है, ये मास ऑफ सर्कुलर पोर्शन रिमूव्ड है। ये क्या है, मास ऑफ सर्कुलर पोर्शन रिमूव्ड, ओके। तो ये हो जाएगा मास ऑफ, थोड़ा फाइन कर लेता हूँ उसको, मास ऑफ सर्कुलर पोर्शन रिमूव्ड। ठीक है, मास ऑफ सर्कुलर पोर्शन रिमूव्ड। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा जो बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ
शेडेड पार्ट कह सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे मास कौन सा है, ये वाला मास है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मैं कलर्ड पेन से डिफाइन कर देता हूँ। ये ब्लैक पेन से इसको मैं यहाँ से यहाँ तक घेर लूँगा। ये पोर्शन है, ठीक है। तो इस पोर्शन का मास जो हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो अब पहले m1 और m2 निकाल लेते हैं इजीली। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें पूरा कि कैसे कैसे करना है इसे, आ गया समझ हाँ में? सर। हाँ अब आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ एज्यूम कर लेना है। हमें सबसे पहला वाला जो हमारा था वो पाई r1 का स्क्वायर था, पाई r का स्क्वायर था, और r उसमें कितना था 28 था ना, तो पाई 28 का स्क्वायर इंटू में छोटा m, ये हमने एजम्पशन लिया। तो ये छोटा m क्या है, ये है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस सबसे पहला वाला मास हो गया हमारा ओरिजिनल मास, यानी कि जब हमारा पूरा का पूरा मास प्रेजेंट था, तो वो मास हमने ले लिया, हमने निकाल लिया। अब फिर हमारे पास क्या है कि जो मास हमने रिमूव किया, हमें m1 निकालना है। m1 हमारा क्या होगा, m1 हो जाएगा हमारा पाई और 21 का स्क्वायर, क्योंकि 21 पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा था, और छोटा m ये ले लेंगे, ये हमारा m1 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दें, अगर m में से m1 को माइनस कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये m2 निकल जाएगा, ठीक। अब m2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, m1 की वैल्यू आ गई, OO1 की वैल्यू प्रेजेंट है तुम्हारे पास, OO2 की वैल्यू निकाल लोगे इजीली इसको, ठीक है। तो ये सॉल्व किया, देखो पाई 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 343 पाई m, ठीक है। m तो था ही यहाँ पे, 343 क्या हो जाएगा, ठीक है पाई सर। m हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो बस अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था O2 निकालना था। m2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ ही गई, m1 की वैल्यू आ ही गई, आ गई ना। तो m1 इंटू O1O इक्वल टू m2 इंटू O2O, तो कितना हो जाएगा, O2O इक्वल टू m1 अपॉन m2 इंटू O1O, ठीक। तो m1 कितना था हमारा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर अगर करोगे तो ये आएगा लगभग 443 पाई m, ठीक है, ये आ जाएगा 443 पाई m आ जाएगा, ठीक। सो इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, 441 पाई m अपॉन 343 पाई m इंटू 28 माइनस 21, ठीक। अब ये कहाँ से आया 28 माइनस 21 क्यों कर लिया हमने, क्योंकि OO1 निकालने के लिए, ये OO1 निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो 28 था ही हमारा, और यहाँ से यहाँ तक 21 था, यहाँ से यहाँ तक 21 था, तो 28 माइनस 21 कर दिया, तो इससे हमारा क्या निकल गया, हमारा OO1 निकल गया। तो OO1 कितना हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7। तो इसको ये सॉल्व कर लिया हमने, तो ये O2O की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ सॉल्व करने पे लगभग आएगा ये 9 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा। इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या था, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स नेट इक्वल टू एम। सो सेंटर ऑफ मास है, सपोज करो, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनका एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सपोज करो कि मान लो कि बहुत एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है और उसका एक सिस्टम है, ये सपोज करो मान लो एक सिस्टम है ये, ठीक है, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि जितने भी मास है सिस्टम के, वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, ठीक। अगर ये मूव कर रहे हैं, मान लो कि ये सिस्टम है पूरा, सेंटर ऑफ मास का एक सिस्टम है,
और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है, ठीक। तो मूव कर रहा है, तो जितना भी मास है सिस्टम का वो कंसंट्रेटेड रहेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, और सारी की सारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो भी हमें कंसिडर करना है, ठीक है। यानी जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही हैं, ठीक, और पूरा का पूरा जो सिस्टम का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, ठीक। थोड़ा समझने में अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि सपोज करो कि हमारे पास एक बॉम्ब है और इसको हवा में हमने उछाला और ये फट गया, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया इसका, ठीक है। तो अब दो केस होंगे, देखो एक तो ये केस है, एक ये केस है, ये फटा ऐसे, तो एक टुकड़ा यहाँ चला गया, एक टुकड़ा यहाँ चला गया, एक टुकड़ा यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास को तो बदलना चाहिए, सेंटर ऑफ मास को बदलना चाहिए, बदलना चाहिए ना, बोलो। ये इसके हाँ अलग अलग टुकड़े हो गए, ये ब्रेक हो गए, लेकिन अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है कि अगर ये फटा नहीं होता, मान लो अगर एक्सप्लोड नहीं होता ये बॉम्ब, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड सिचुएशन है, तो अगर ये फटा नहीं होता तो कैसे जाता, यूं जाता ना, ऐसे फटा नहीं होता तो यही इसकी ट्रेजेक्ट्री होती ना। मान लो ये बॉम्ब है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, सिमिट्री है ना इसमें, ठीक। तो फटा नहीं है ये, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्ट्री होती मोशन में वो यही होती, समझ गए। हाँ सर। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो इंटरनल है, ये बहुत समझने वाली है, उसकी इंटरनल फोर्स की वजह से ये फटा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गन से इसको बुलेट से हिट कराया पहले यहाँ पे और फिर इसको फोड़ा, तो ये अगर अगर हम मान लो गन से इसको हिट करा रहे हैं, गन के जो गन गन अगर यूज़ कर रहे हैं और बुलेट से इसको हिट करा रहे हैं हम, तो बुलेट से अगर हम इसको हिट करा रहे हैं तो बुलेट में क्या होगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा क्योंकि बाहर की फोर्स ने इसको फोड़ा है, लेकिन नहीं, ये अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है, ठीक है। तो अगर इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो जो बॉडी का पहले जो ओरिजिनल मोशन है और जो उसका सेंटर ऑफ मास का जो डायरेक्शन है वही माना जाएगा। तो क्योंकि ये फट गया, फटने के बाद इतने सारे टुकड़े हो गए इसके, ठीक, ठीक है। तो कौन सी फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से जिससे फटा है। सो दे कंट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द फोर्स लीडिंग टू द एक्सप्लोजन आर इंटरनल फोर्सेस, दे कंट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो बता रहा हूँ, ठीक। एक्सप्लोजन किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, बस है तो कौन सी है, ग्रेविटी है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रेविटी, यहाँ पे भी, सारे पार्टिकल्स पे ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद भी सेम ही है, यानी ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक। तो सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो करेगा, क्यों, तो सिंपल एक ही चीज में समझना है कि इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एक बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 7.3 है, पेज 178 पे दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा और समझा देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो सबको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि एक ट्रॉली है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही बता दिया तुमने, ये ट्रॉली है और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यूँ ये बच्चा बैठा है, ठीक है, ठीक। और ये ट्रॉली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये जीरो है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या है, जीरो है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बच्चा खड़ा हो गया, दूसरे केस में क्या हुआ, ये बच्चा यहाँ से खड़ा हो गया इस पे, ठीक है, और ये ऐसे मूव करने लगा, ठीक। तो जब ये खड़ा होकर चल रहा है तो इस पे इंटरनल फोर्स लग रही है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, क्या लग रही है इस पे, इंटरनल ही लग रही है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, ठीक।
तो मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ये ठीक है, और इसका कहीं सेंटर मास यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक। तो क्योंकि इस पे इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास जो है बदलेगा नहीं, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। यानी अगर हम ट्रॉली और चाइल्ड की बात करें, ट्रॉली प्लस चाइल्ड की अगर हम बात करें, सो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, क्योंकि ट्रॉली में भी इंटरनल फोर्स है, ट्रॉली को किसी ने धक्का देकर छोड़ दिया है, ठीक, तो दोनों में इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। तो इंटरनल फोर्सेस में अगर मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो यहीं पर ही इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा रहेगा, ठीक है। समझ में आया, रीजनिंग समझ में आई।